ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पाठ रहता है वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाते हैं और इंटरव्यू में भी आप लोगों को मदद मिलती है। फिर चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, और एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से मिलती है। अब आपने देखा है कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं और नई सरकार का गठन हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। तो नई सरकार से अपेक्षाएं क्या होंगी, उस पर बात करते हैं। आप लोगों को लोकसभा के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखना है और ये जो सवाल पूछता हूँ इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करिएगा, मेरी तरफ से गुजारिश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग यानी कि एनडीए की सरकार ने कमान संभाल ली है और सापरक सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में गठबंधन की राजनीति के दौरान शासन को प्रबंधन की भेंट चढ़ गया था, लेकिन राजग के राज में आर्थिक सुधारों से लेकर निर्णायक फैसलों ने शासन को नया आयाम प्रदान किया। और देखिए, अभी तक मोदी जी ने अपनी दम पर सरकार चलाई, क्योंकि 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी मोदी जी को और उससे मिला बहुमत भी इसकी स्वीकृति है। ऐसे में राजग के नए कार्यकाल से भी यही अपेक्षाएं कि सुधारों का सिलसिला पूर्व की भांति रफ्तार पकड़ेगा। श्रम और भूमि अधिग्रहण जैसे क्षेत्र अभी भी सुधारों की प्रतीक्षा में है, जो निवेश को लुभाने और अनुकूल कारोबारी परिवेश निर्मित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि सुधारों के कई मामलों में गेंद राज्यों के पाले में होती है, लेकिन सक्षम केंद्र इस मामले में प्रभावी पहल करके उन्हें सिर चढ़ाने में सहायक हो सकता है। और आप देखेंगे भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि वह जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं को भुनाना चाहता है तो उसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना होगा और इसके लिए शिक्षा एवं कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना बहुत आवश्यक होगा और नई सरकार को अविलंब अपनी प्राथमिकताएं करके आगे बढ़ना होगा। यानी कि भी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या युवा है, तो इसी की बात हो रही है कि इसे अगर इसका फायदा उठाना है तो रोजगार हमें देना होगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करनी होगी, कौशलता प्रदान करनी होगी। सबसे पहले तो पूंजीगत व्यय को अपनी प्राथमिकताओं में रखना होगा। यह राजस्व व्यय की तुलना में आर्थिक वृद्धि को ज्यादा गति देता है और बीते कुछ बजट इस तथ्य की पुष्टि करने वाले रहे हैं और इसलिए रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र आप देखते हैं कि देश की प्रगति को, आर्थिकी को बढ़ावा देते हैं। अब आप देखिए, फ्री की आप योजनाएं दे रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला है, आपको वोट भली मिल जाए। ये क्षेत्र संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के विषय है और इनमें न केवल आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी बल्कि दीर्घकालिक विकास लक्ष्य भी सुनिश्चित होते हैं और इसमें उन परियोजनाओं को वरीयता देनी होगी जिन्हें केंद्र सरकार सीधे लागू करने की स्थिति में है और राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय भी बनाना होगा, जिसके चलते अक्सर परियोजनाएं लटक जाती हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश की व्यापक संभावनाओं को भुनाने के लिए नई सरकार को स्कूली शिक्षा में सुधार को मूर्त रूप देना चाहिए। पिछले कार्यकाल में सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई थी और यह सरकार राज्यों को वह नीति जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए प्रेरित करे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि केवल स्कूली शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जहां शिक्षा के अधिकार कानून ने पढ़ाई लिखाई तक बच्चों की पहुंच बेहतर बनाई है, लेकिन नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि NAS के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता में विभिन्न राज्यों में के स्तर पर विसंगतियां देखने को मिली हैं। NAS 2021 के अनुसार चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में छात्र गणित और विज्ञान जैसे विषयों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़े रहे हैं। और इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से केंद्र से सहयोग लेकर प्रभावी समाधान में जुटना चाहिए और इस मुहिम में NAS के डाटा का उपयोग कर लक्षित हस्तक्षेप किया जाए और अध्यापकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता मिले और शैक्षणिक प्रक्रिया में अभिभावकों एवं सामुदायिक सक्रियता बढ़ाई जाए। विभिन्न राज्यों के बीच शिक्षा के स्तर पर बन रही खाई को पाटने और उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक कदम अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। शोध एवं विकास, इकोसिस्टम और शोध अनुसंधान एवं नवाचार के स्तर पर भारत चुनौतियों से जूझता आया है
और ऐसे में नई सरकार को इस मोर्चे पर ध्यान देना होगा और देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 1% से कम संस्था ही गुणवत्तापरक शोध में संलग्न है और इससे देश में शोध से जुड़ी क्षमताएं पूरी तरह आकार नहीं ले पा रही हैं और इन संस्थानों में वित्तीय संसाधनों का अभाव और कुछ अवरोधक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत में R&D व्यय भी जीडीपी के अनुपात में बहुत मामूली है। इस मामले में वह चीन एवं अमेरिका जैसे नवाचार में अग्रणी देशों से काफी पीछे है। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय सुधारों ने आईआईटी, आईआईएसईआर और आईआईएस जैसे संस्थानों के लिए संसाधनों की उपलब्धता आप देखिए और उनके नीतिगत लचीलेपन को प्रभावित किया है। राजस्व बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को कर का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, रियायतों को सीमित किया जाए और अनुपालन आसान बनाया जाए ताकि कर संग्रह में और उछाल आए। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और निजी आयकर के स्तर पर व्यापक सुधारों की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है। सुगम कर ढांचा और रियायतों की सीमा अनुपालन लागत एवं मुकदमेबाजी घटाने में मददगार बनेगी। प्रत्यक्ष करों में सुधार के तहत नए कर ढांचे में सभी रियायतों को समाप्त कर टैक्स की दर घटाई जाए, अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल कर जीएसटी का दायरा बढ़ाने के साथ ही उसकी दरें तार्किक करें और जिससे आप देखिए क्षमता बढ़ने के साथ ही राजस्व संग्रह भी बढ़ेगा। जीएसटी परिषद को नियमित तौर पर विमर्श के माध्यम से इन सुधारों को मूर्त रूप देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि यह तंत्र उभरती आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हालांकि सुधारों की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन यदि सरकार इन क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित करे तो काफी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं और इससे सतत एवं तेज आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय स्थायित्व की स्थिति बनेगी और इससे सुनिश्चित होगा कि भारत आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर रहकर नई उपलब्धियां हासिल करता रहेगा। ये देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इन दोनों लोगों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनके द्वारा ये आर्टिकल इस संपादक लिखा गया है। अभी आपने देखा है कि अयोध्या में जो फैजाबाद सीट है ये बीजेपी हार गई ना, तो कसमसाती अयोध्या की बेचैनी। अयोध्या ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। भले ही यह प्रसंग राजनीतिक हो परंतु इसकी प्रतिध्वनि अनेक आयामों में व्याप्त हुई है। इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद के भाजपा प्रत्याशी की पराजय विशेष उभर कर सामने आई है। विभिन्न प्रकार के वाद विवादों के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा अयोध्या के लिए किए गए कामों और उनके चुनावी लाभ का भी आकलन किया जा रहा है। यद्यपि इस बार चुनावी परिणाम की हानि व्यापक है, पर अयोध्या का सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। यहाँ भाजपा प्रत्याशी की हार को कई रूपों में देखा जा रहा है। यह हार नैतिक नहीं, रणनीतिक और प्राय कूटनीतिक भी है। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 5 लाख मत मिले हैं और अयोध्या विधानसभा से सर्वाधिक मत भी मिले हैं और बावजूद आप देखते हैं कि इसके वह चुनाव में विजेता नहीं बन सके। उनकी पराजय से ने पिछली हिंदू भावना को आहत किया है। कुछ लोग भांति भांति के तर्कों से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन न देने वाली जनता को कोस रहे हैं, पर यह तर्कसंगत नहीं है। मतदाताओं को अपनी रुचि के अनुसार मतदान का अधिकार है, लेकिन इस प्रसंग पर इतनी प्रतिक्रिया भरी काफी नहीं है। इंटरनेट मीडिया का कोलाहल शीघ्र शांत हो जाएगा। बाकी रह जाएगा एक प्रश्न जो कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण होगा। और आप देखिए अयोध्या के लोगों के बारे में तरह तरह की टिप्पणी भी की जा रही है। अरे भाई ठीक है, आप राम मंदिर बनवाइए, सब कुछ करिए, लेकिन वोट आप ही को दें, ये जरूरी है क्या? लोकतंत्र की राजनीति प्रतीकों से जिंदा रहती है और बहुमत की कामना अधिकांश जन को आकृष्ट और सहमत करने की चेष्टा करती है। इस चेष्टा में आप देखिए बेहतर प्रतीकों को चुना जाता है। भाजपा ने धर्म विग्रह, श्री राम नाम, उनका धाम और उनकी जन्मभूमि की प्रतिष्ठा को नारा बनाया और जिसने पीढ़ियों की पीड़ा उपैठन और प्रार्थनाओं को मानुस्वर दे दिया। श्री राम नाम सभी प्रकार की चारित्रिक जातीय अस्मिताओं के पार एक व्याप्त और प्रभावी है। 500 वर्षों की आस्था पर त्रासदी, सैकड़ों वर्ष से अधिक का संघर्ष और कई दशकों से अपनी एक थोपी हुई पहचान में बंधनी अयोध्या के जैसे दिन बहुरे जो कल्पनातीत था वह हुआ। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला विराजमान हुए। भाजपा ने अपनी घोषित प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए कीर्तिमान रख दिया, परंतु धर्म का वह प्रतीक संक्रमित होने लगा। नेताओं के चेहरे श्री राम से बड़े प्रतीक के रूप में उभरने लगे। अयोध्या का इतिहास तिरोहित होने लगा। श्री राम की आध्यात्मिक अयोध्या पर भारी बजट वाली एक और चमकदार अयोध्या मढ़ी जाने लगी।
भूमि, राजस्व, बाजार, निवेश और विकास जैसी शब्दावली से भरी हुई एक दूसरी रामायण लिखी जाने लगी। इसमें अयोध्या की उपासना, मंदिरों के अनुशासन, अयोध्या वासियों की प्रकृति और वैरागियों की सराय कही जाने वाली इस नगरी की सुगंध बेमानी हो चली और एक नई अयोध्या बसने लगी। एक बसी हुई अयोध्या विस्थापित होने लगी। सड़कें, होटल, बाजार, यात्री सुविधाएं और पर्यटन के सापेक्ष बसती हुई अयोध्या इसकी पुराकथाओं के चरित्र विस्थापित होने लगे। और इस नई सरकार में आप देखते हैं कि चमकदार अयोध्या के तर्क इतने धारदार और दावे इतने प्रबल हैं कि विस्थापित होती अयोध्या निशब्द हो रही है। कुछ लोग दौड़े चिल्लाए, पर लोभार्थी कहकर उनको तत्कालिक अंतरिम समाधान दे दिया गया। यह एक प्राचीन पुरी के चरित्र बदलने जैसी बात है। राष्ट्रीय फलक पर इस चमकती हुई अयोध्या का प्रकाश तो गया, परंतु कसमसाती हुई अयोध्या की बेचैनी नहीं जा सकी। और जब किसी ने इस बेचैनी को स्वर देना ही भी चाहा, तो सरकार ने से पहले उसके समर्थकों ने ही उसे चुप करा दिया। और आप देखते हैं कि यह कहना नासमझी होगी कि भाजपा के नीति नियामक इस स्थिति से अवगत नहीं है, परंतु राजनीतिक बढ़त की लहर में यह मुद्दा उनके लिए नगण्य हो गया। स्थानीय विपक्ष ने अयोध्या के इस यथार्थ का उपयोग किया और उसने भय और आशंकाओं को अपना शस्त्र बनाया, और जिसका सार्थक प्रतिवाद भाजपा संगठन नहीं कर सका। और ऐसा नहीं कि उनके पास सही उत्तर ना रहे हो, वे वस्तुतः इसको लेकर पर्याप्त गंभीर ही नहीं हुए। यह देखना भी रोचक होगा कि सामान्य चुनाव की इस योजना में जहां व्यक्ति मतदान का आग्रह होता है, वहां स्थानीय प्रचार भी प्रतीकात्मक हो गए और जिन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की यात्राओं से संपन्न मान लिया गया। यह वह छिद्र है जिससे अनर्थ बहुलता तक पहुंच गया। और आज जब सब ने सोचने के लिए बाध्य किया, तो सारी बातें समझे जाने की अपेक्षा है। यह समझना होगा कि अयोध्या ने भाजपा प्रत्याशी को नहीं हराया, वस्तुतः अत्यधिक आत्मविश्वास या सांगठनिक कार्ययोजना में प्रमाद के कारण वह अपनी जीत को हस्तगत नहीं कर सके। और यही वह मूल बिंदु है जिस पर ध्यान जाने से भाजपा को पराजय के सूत्र मिल सकते हैं। और गत विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत को संदिग्ध मानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च पदाधिकारियों का पूरा समूह अयोध्या के चुनाव को संभालने में लगा था। तो क्या कारण था कि लोकसभा के लिए वैसे प्रयत्न नहीं किए जा सके? जो अंतर विरोध और चुनौतियां सामान्य जन को दिख रही थी, उनको लेकर संगठन उदासीन कैसे रहा? आज परिणाम देखकर बचाव के तर्क खोजने के स्थान पर यदि सही समीक्षा का दायित्व लिया जाए तो कल्याण का मार्ग मिल सकता है। यह दोहराने में कोई संकोच नहीं कि भाजपा संगठन और मोदी योगी की जोड़ी ने अयोध्या के लिए जो किया वह अपूर्व है, परंतु इस अपूर्व को करने में जो व्यवहारिक त्रुटियां हुई हैं, उनकी अपेक्षा के स्थान पर उनका समाधान करना ही चाहिए। यदि किसी भी शासन काल में श्री राम को अपना राजा मानने वाली अयोध्या की आध्यात्मिकता छिन जाएगी, तो उसका कोई भी विकास सराहनीय नहीं होगा। लेखक सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास अयोध्या के महंत हैं और इन्हें आप लोग देख रहे हैं, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण। और देखिए, एक बात और आप लोगों को बता दूं कि वोट देना अलग बात है। काम अयोध्या के लिए भगवान राम का मंदिर बना है, अच्छी बात है, लेकिन आप देखते हैं कि कोई आपका मजदूर तो नहीं है और जीते तो हमारे ही देश के लोग हैं। अब देखिए, एक है देश। तो 27 सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि सब अपने ही लोग जीते हुए, 543 जीते ना, सब अपने ही हैं। खुशियां मनाइए। मुझे लगता है एक होकर देश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान होना चाहिए, वही अच्छा भी है। ये फालतू की आप देखते हैं, ठीक है चुनाव तक बहस होनी चाहिए, हमारा ये तुम्हारा वो, अब सब एक होना चाहिए, सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। आरोह अवरोह का शब्द है ऊपर जाना, नीचे उतरना। ये शब्द प्रयास संगीत विधा से जुड़े हुए जाने जाते हैं। संगीत की समस्त राग रागनियों इन्हीं पर निर्भर है। जीवन में उतार चढ़ाव आना भी स्वाभाविक है, यहाँ तक कि जब दो क्षण एक से नहीं होते तो जीवन में भी पल पल आरोह अवरोह स्वाभाविक है। जिस प्रकार संगीत के आरोह अवरोह की एक सुंदर राग की रचना करते हैं, हम भी अपने कर्मों और विचारों के उतार यानी दुख और चढ़ाव यानी कि सुख के एक साथ बुनकर हर परिस्थिति में संभाव रखते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करें। परिवार में लोगों को एक दूसरे से अपेक्षाएं भी निश्चित तौर पर होती हैं और उनके पूर्ण न होने पर जीवन में हताशा और पीड़ा आने में देर नहीं लगती है। जो लोग जीवन की विपरीत परिस्थितियों को चुनौती मान आगे बढ़ते जाते हैं, वे एक दिन सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग दुख सुख के आरोह अवरोह को झेलते हुए भी अपने निर्धारित कार्य देर सवेर करते रहते हैं। और जीवन यात्रा में राग लय ताल का मिश्रण
आत्मविश्वास जगाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास अति आवश्यक है। राग भैरवी की गंभीरता, राग वसंत की चंचलता और राग दीपक की उस्मिता अपने सधे हुए आरोह अवरोह से मानव मन में सुंदर भाव पैदा करती है और इनका समय भी आप देख निश्चित है। इसी तरह हमें यह समझ लेना चाहिए कि सुख दुख का आना जाना भी निश्चित है और इन्हें तय समय पर होना ही है। लेकिन यह भी सच है कि जब जीवन की नैया दुखों से डगमगाती है, फिर ईश्वर ही एकमात्र आसरा रह जाता है और बेसुरे आरोह अवरोह को व्यवस्थित कर ताल से ताल मिलाकर एक नया सुर छेड़ना ही तो जीवन है और आध्यात्मिक चिंतन को व्यवहार से जोड़ना समस्त सुख दुख के आरोह अवरोह को अपने अनुरूप ढालने का एकमात्र तरीका है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। तीसरी बार मोदी सरकार। तो भारतीय लोकतंत्र की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे राष्ट्रपति भवन ने एक और इतिहास रचते देख लिया है और इस इतिहास की रचना नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के रूप में हुई है। यह देश ही नहीं, दुनिया के लिए एक विलक्षण राजनीतिक घटना है, क्योंकि जहां देश में इसके पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री वहीं दुनिया में बहुत कम शासन अध्यक्षों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं, लेकिन इससे उनकी इस उपलब्धि की महत्ता कम नहीं हो जाती, क्योंकि भाजपा बहुमत से कुछ ही दूर है। चूंकि सहयोगी दल मोदी सरकार को सहयोग और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मंत्रियों का चयन सुगम तरीके से हो गया है, इसलिए यह आशा की जाती है कि मोदी की तीसरी पारी भी सुगमता से चलेगी और इसका एक कारण यह भी है कि उनके पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और चुनौतियों का सामना करने की आप देखते हैं क्षमता तथा समन्वय की राजनीति करने का कौशल भी है। और आप देखिए उनकी राजनीतिक यात्रा को देखा जाए तो उन्होंने अनेक ऐसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है थी, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में। पिछले 10 वर्षों का उनका कार्यकाल यह बताता है कि वह एक और जहां देश में सबसे सशक्त और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, वहीं विश्व पटल पर भी उन्होंने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है और इससे विश्व में भारत का मान बढ़ा है और इसे उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल साहसिक फैसले लिए बल्कि विकास और जन कल्याण के ऐसे ही कार्य किए जिनकी देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। अभी यह विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि गठबंधन सरकार के बावजूद कमान प्रधानमंत्री के हाथ में है, उन्होंने यह कहा कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस एजेंडे के प्रति सहयोगी दलों और विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू ने भी अपनी संकल्पबद्धता जताई है। इसलिए मोदी की पीएम के रूप में तीसरी पारी निरंतरता का परिचायक ही होती है। भले ही उनकी गारंटियां भाजपा को पूर्ण बहुमत न दिला पाई हों, लेकिन आप देखिए देश अभी भी एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी प्रतिबद्धता का कायल है। यह संभव है कि सहयोगी दल अपने राज्यों के साथ ही अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आग्रह करें, लेकिन यह भी कोई अनुचित दबाव नहीं डालते, तो इसमें कोई बाधा नहीं है कि यह शासन संचालन को की पीएम मोदी की जैसी कार्यशैली रही, उससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि वह किसी भी तरह के दबाव की राजनीति में आने वाले नहीं है और उनके तीसरे कार्यकाल में देश जनता की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए गठबंधन की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। अब नीतीश कुमार ने दिया है समर्थन, टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया है, तो वो अपने कुछ बातें तो रखेंगे और बातें मनवाएंगे भी, जैसे विशेष राज्य के दर्जे की बात कहेंगे ही, वो जाति आधारित जनगणना की बात कहेंगे। ये सब आप सभी जानते हैं कि दबाव की राजनीति खूब होती है और अभी तक पूर्ण बहुमत था 2014-2019 में, तो आप सभी जानते हैं ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती थी। कोई साथ छोड़ के जा रहा होता तो जाइए, आपके जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था ना। कड़ी कार्रवाई आवश्यक। पंजाब में आप देखिए कारोबारियों एवं व्यापारियों से रंगदारी मांगने की घटनाओं का न रुकना चिंताजनक है। कनाडा में छिपे आतंकी लखवीर सिंह की ओर से एक माह में 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की बात सामने आना अत्यंत गंभीर मामला है। राज्यों में गैंगस्टरों एवं आतंकवादियों की ओर से पहले भी रंगदारी मांगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं और आप देखेंगे कि कुछ मामलों में तो शिकायत के बाद आप देखेंगे कि शिकायत के बाद पुलिस की ओर से सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन इसके बावजूद गैंगस्टरों ने हत्या कर दी और कई बार तो आप देखिए लोग डर के कारण पुलिस को शिकायत भी नहीं करते हैं। तरन तारन में भी फोन करके कारोबारियों को धमकी दी जा रही है। फोन करने वाला जब लोगों के स्वजनों के साथ नाम लेता है तो लोगों में दहशत में पैदा होना स्वाभाविक है, चूंकि फौरन आप देखेंगे फोन करने की बात खुद को लखवीर बता रहा और इसलिए
कई लोग पुलिस के पास जाने से डर रहे हैं। 1 माह में रंगदारी मांगने की 16 शिकायतों के मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि फोन करने वालों को पुलिस से का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। और कुछ लोगों को यह भी कहना है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस का रवैया लापरवाही वाला है। कई बार तो पुलिस केस भी दर्ज नहीं करती है। यह स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को यह देखना होगा कि ऐसे कौन से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी हैं और जिनके आप देखते हैं कि जिनके द्वारा इतने गंभीर मामलों में भी लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। और प्रदेश में कानून व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त होने के साथ ही देखनी भी चाहिए। रंगदारी मांगने वालों पर नकेल कसना आवश्यक है। ये दागी नेताओं की बढ़ती संख्या, और मुझे लगता है कि हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है। तो आप सभी जानते हैं कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा, जो जितना बड़ा हत्यारा होगा, जिस पर जितने केस दर्ज होंगे, वो उतना बड़ा नेता बन जाता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। इस बार 543 नवनिर्वाचित सांसदों में से 40% यानी 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दागी सांसदों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इससे पहले 2019 में आपराधिक मामले वाले 233 यानी कि 43% सांसद लोकसभा पहुंचे थे। राजनीति में दागी नेताओं का दबदबा गंभीर चिंता का विषय है, जो लोकतंत्र और कानून के शासन की नींव को खतरे में डालता है। अब आप देखिए, कानून बनाएंगे तो ये अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। अपने लिए कोई खतरा होगा इनके लिए, वो कानून पास ही नहीं होने देंगे, ये आप भी जानते हैं। दागी नेताओं के चुनाव में कई कारक योगदान करते हैं। भारतीय राजनीति में धन और बाहुबल की भूमिका एक प्रमुख कारण है। और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास काफी वित्तीय संसाधन और प्रभाव होता है, जिससे का वे वोट जीतने के लिए लाभ उठाते हैं। किसी भी कीमत पर जीतने की इच्छा से प्रेरित राजनीतिक दल अक्सर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं, यह मानते हुए कि उनके संसाधन और प्रभाव जीत सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य कारक मतदाता जागरूकता और शिक्षा की कमी है। कई मतदाता या तो उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड से अनजान हैं या उनके प्रति उदासीन है। कुछ मामलों में आप देखिए, मतदाता जाति, धर्म या क्षेत्रीय संबद्धता के कारण दागी उम्मीदवारों का समर्थन भी करते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि ये उम्मीदवार अपने साफ सुथरे समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से विकास की गंगा बहा देंगे। दागी सांसदों की बढ़ती संख्या चुनाव सुधारों की आवश्यकताओं को रेखांकित करती है और गंभीर आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सख्त कानून होने चाहिए। और आप देखिए, इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि गंभीर अपराधों के आरोपों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सके। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकटीकरण में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। मतदाताओं के लिए सुलभ और समझने योग्य प्रारूप में ऐसी जानकारी का अनिवार्य प्रकाशन होना चाहिए। राजनीतिक दलों को दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और इसमें आप देखिए, उन पार्टियों को दंडित किया जाना चाहिए जो गंभीर आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को नामांकित करते हैं। और इसके लिए न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। साफ छवि वाले उम्मीदवारों को चुनने के महत्व के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने और राजनीतिक दलों को जवाबदेह ठहराने में समाज और मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और आप लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण सुना होगा। पहले आपने देखा होगा, पहले समय की मूवियां, एक नेताजी हुआ करते थे, उनके पीछे गुंडों की, अपराधियों की फौज खड़ी होती थी। उनका काम रहता था चुनाव जिताना, बूथ कैप्चरिंग करना, लोगों को डराना, धमकाना, जबरदस्ती वोट डालना। बाद में इन अपराधियों के दिमाग में आने लगा कि अगर हम इनके चुनाव जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। फिर ये चुनाव लड़ने लगे। इसी को राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। ये टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने की ओर अग्रसर। अब आप देखिए, तीसरे नंबर पर आने की बातें हो रही है ना। तो रविवार को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले एक दशक में देश उनके नेतृत्व में तेजी से आर्थिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ा है। बीच के समय में कोरोना जैसी परिस्थितियों के बीच उन्होंने अपने सफल नेतृत्व से आर्थिकी को पटरी पर बनाए रखा है। और वर्तमान वर्ष का आरंभ कोविड के बाद पूरी दुनिया को इस बात का भरोसा दे रहा था कि अब सब कुछ सामान्य रहेगा। यह सारी उम्मीद में आर्थिक मोर्चे पर
एक बड़ा विरोधाभास लेकर आई। दुनिया के 56% मुख्य अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस साल ग्लोबल इकोनॉमी में कमजोरी देखने को मिलेगी। कुछ समय बीतते बीते आए इस गंभीर आकलन से दुनिया भर की सरकारें तो सहमी ही हैं। बाजार ने भी रक्षात्मक रोक लिया है। वैश्विक मंदी को लेकर यह आकलन दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो रही बैठक के पहले दिन वैश्विक आर्थिक हालात को लेकर चीफ इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के निचोड़ था। दिलचस्प ये है क्या है दिलचस्प यह है कि इसके कुछ ही दिन बाद विश्व अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत को ब्राइट स्पॉट, एक अच्छी बात तो जो बुरे या फिर कठिन समय के दौरान घटित होती है, करार दिया गया है। और आप देखिए, विश्व आर्थिक मंच के कार्यकारी चेयरमैन ने कहा कि वैश्विक रूप से आर्थिक चुनौती व भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति और संभावना बेहद चमकदार है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। आप लोग बताइए संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। और देखिए, जो हमारा नया आपका अपना जो सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, उस पर आप देखते हैं कि इस तरह के संगठनों के बारे में सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो जाकर आप लोग कवर कर लिया करिएगा, देख लिया करिएगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वस्तुतः ये दोनों आकलन अलग अलग नहीं है, बल्कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। न केवल कुछ महीने पहले बल्कि आज भी जहां दुनिया गंभीर आर्थिक सुस्ती की जकड़ में है, वहीं भारत जैसा देश अपनी बड़ी आबादी और आर्थिक संभावनाओं को लगातार दुनिया के सामने रेखांकित कर रहा है। भारत की इस मजबूती का अंदाजा इसी मार्च में आए वित्त मंत्रालय के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू से भी लगाया जा सकता है। और इसमें कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भारत ब्राइट स्पॉट निरंतर बना हुआ है। मजबूत घरेलू मांग, निवेश में तेजी और बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जोरदार तेजी नजर आ रही है। विश्व की 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत की स्थिति की बात वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक मिड ईयर आउटलुक में भी कही गई है। और हाल में आप देखेंगे जारी S&P की रेटिंग में भी भारत का दबदबा दिखा है। और निवेश के लिहाज से वैश्विक रेटिंग जारी करने वाली इस संस्था ने भारत के लिए आउटलुक को स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया है। और इन तमाम संकेतकों से साफ है कि भारत का आर्थिक परिदृश्य न केवल मजबूत है, बल्कि यह लगातार बेहतरी की तरफ है। और यह इसलिए भी है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती और लचीलापन बना हुआ है। भारत की इस आर्थिक हैसियत में देश के युवाओं, किसानों के साथ ग्रामीण आबादी का बड़ा योगदान है। वर्ष 2014 तक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में भारत 10वें स्थान पर था, लेकिन 2022 में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर वह 5वें पायदान पर पहुंच गया है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारत 6.8 की दर वृद्धि करेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने 7% का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी ना, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इसका मतलब है कि वैश्विक मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, लेकिन इस तेजी से को स्थायित्व देने वाले 3 वर्गों के विकास की मुख्य धारा से बड़ी संख्या में जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। 7 वर्षों में 10वीं से 5वीं बड़ी आर्थिकी बनने के दौरान भारत की जीडीपी में भी करीब दोगुना की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन सत्य है। और इस बेहतरीन ग्रोथ को हासिल करने में युवा, किसान और ग्रामीण आबादी ने बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना के दौरान जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप थी, भारत ने उस पूरे काल में अर्थव्यवस्था को संभाले रखने का बड़ा दम दिखाया। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक व्यवसायिक संरचना में भी बड़ा बदलाव आया। वर्ष 2016-17 में स्वरोजगार करने वालों की संख्या महज 3.61 करोड़ थी, जो 2023-24 में बढ़कर 7.06 करोड़ हो गई है। और इस दौरान कारोबारी और किसानी करने वालों की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। 2016-17 में व्यवसायिक व्यक्तियों की संख्या 13% के मुकाबले 2023-24 में 20.04 हो गई है। वर्तमान में कुल रोजगार में किसानों का अनुपात बढ़कर लगभग 28% हो गया है, जो 7 वर्ष पहले 23% था। और इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि युवाओं के उत्साह और नवोन्मेष की बढ़ने की ललक, किसानों में जागरूकता और तकनीक की सहज पहुंच से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। और ये ऐसा ही है कि ग्रामीण इलाकों में
एफएमसीजी गुड्स की मांग बढ़ती है तो इसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होता है। कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म नीलसन आईक्यू की एक रिपोर्ट में सामने आया कि 2024 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के दौरान एफएमसीजी सेक्टर्स का वॉल्यूम ग्रोथ 6.5% रहा, जबकि ग्रामीण इलाकों में खपत पिछले 5 तिमाही में पहली बार शहरी इलाकों की खपत को पार कर गया। ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी किसानों की राह रहती है, यानी यह भी साफ हो गया है कि बीते कुछ वर्षों में किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ भारत के वृद्धि दर को स्थायित्व देने वाले 3 वर्गों के विकास को मुख्यधारा से बड़े पैमाने पर जोड़ना होगा। विनिर्माण क्षेत्र जो रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसे बड़ी तेजी से मुख्यधारा में लाना होगा। युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर सतत काम जारी रखना होगा। रोजगार के अवसरों में तेजी से बढ़ोतरी करनी होगी ताकि 2027 में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने तो गरीबों और अमीरों की जो खाई है वह बहुत बड़ी नहीं हो, बेरोजगारों की संख्या कम हो और ग्रामीण आबादी की शहरी आबादी जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस तरह के आर्टिकल्स होने चाहिए, एडिटोरियल होना चाहिए। और भारतीय ये सब आंकड़े आप लोग याद रखा करिएगा जब कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में लिख रहे हैं या आप कहीं निबंध में लिख रहे हैं भारत के विकास के बारे में, तो वहाँ इनका उल्लेख कर सकते हैं कि भारत जो सरकार है इसकी तरफ से ये योगदान किया गया, इसके लिए आप देखते हैं कि ये सुधार हुआ है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वर्ष तो हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं और इसके अनुसार इस दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% ही रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक एवं वैश्विक स्तर पर कार्यरत विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाते हुए कहा था कि यह 7% के आसपास रहेगी, परंतु वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर इन अनुमानों से कहीं अधिक रही है और वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भी भारत की आर्थिक विकास दर 7.8% रही है, जो पिछले वर्ष वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 6.1% रही थी। और पूरे विश्व में प्रथम 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक विकास दर भारत की आर्थिक विकास दर के कहीं आसपास भी नहीं रही है। विनिर्माण, खनन, भवन निर्माण एवं सेवा क्षेत्र, यह 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। यह केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते ही संभव हो पा रहा है। वास्तविक सकल मान अभिवृद्धि के आधार पर 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में विनिर्माण के क्षेत्र में 8.9% की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में इसी अवधि में केवल 0.9% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। और इसी प्रकार खनन के क्षेत्र में भी इस वर्ष आप देखिए वर्ष की चतुर्थ तिमाही में वृद्धि दर 4.3% की रही, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 2.9% की रही थी। और भवन निर्माण के क्षेत्र में आप देखिए 8.7% की वृद्धि दर हासिल की गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 7.4% की रही थी। और नागरिक प्रशासन, सुरक्षा एवं अन्य सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि दर 4.7% से बढ़कर 7.8% हो गई। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि दर पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में 7.3% से बढ़कर इस वर्ष चौथी तिमाही में 7.7% पर पहुंच गई है। परंतु कृषि सेवा एवं वित्तीय क्षेत्र में 2023-24 की चौथी तिमाही में वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में कुछ कम रही है। वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार कम हो रही वृद्धि दर के बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तेज गति से वृद्धि दर का होना यह दर्शाता है कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आ रही परेशानियों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं के बराबर हो रहा है एवं भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आंतरिक शक्ति के बल पर तेज गति से आर्थिक वृद्धि करने में सफल हो रही है। परंतु भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन पर आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज करने के उद्देश्य से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हाल ही के समय में भारत में निजी खपत नहीं बढ़ पा रही है और यह 4% की दर पर ही टिकी हुई है। साथ ही निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश भी नहीं बढ़ पा रहा है। भारत में निजी खपत कुल सकल घरेलू उत्पाद का 60% है। भारत में निजी खपत इसलिए भी नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में घरेलू देयताएं सकल घरेलू उत्पाद के 5.7% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और एवं बचत की दर भी सकल घरेलू उत्पाद के 5.2% पर अपने निचले स्तर पर आ गई, जो 10 वर्ष पूर्व 7% से अधिक थी।
जीडीपी क्या होती है? मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि जो एनसीईआरटी हैं उन्हें जरूर आप लोग पढ़िएगा। जीडीपी किसी देश का आर्थिक स्नैपशॉट प्रदान करती है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार, उसकी विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। और जीडीपी की गणना व्यय, उत्पादन या आय का उपयोग करके 3 तरीकों से की जा सकती है। इसे गहन जानकारी प्रदान करने के लिए मुद्रास्फीति और जनसंख्या के लिए समायोजित किया जाता है। तो आप देखिए, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद से या किसी देश के भीतर एक समयावधि, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान उत्पादित और बाजार में बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। आप लोग सुनते रहते हैं ना, जीडीपी जीडीपी जीडीपी, तो वही जीडीपी है ये। सरकार बनाने का गुर खरी खरी तंज कसा जा रहा है। ये राजनीति की बातें हो रही है, सब देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपकी एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। एक आर्टिकल मुझे जनसत्ता का बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा। पर्यटन क्षेत्र में उभरती नई संभावनाएं। तो आप देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में अभी मैंने सवाल भी आप लोगों से पूछा है, तो जरूर इसका आंसर जरूर दिया करिएगा यार। 119 देशों के इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। और ये सूचकांक, इस तरह के इंडेक्स आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। इससे पहले 2019 में भारत इस सूचकांक में काफी नीचे 54वें स्थान पर था। नए टीटीडीआई सूचकांक में प्राकृतिक मापदंडों पर भारत छठे और संस्कृति, कारोबार, चिकित्सा और शिक्षा के लिए यात्रा मापदंडों पर 9वें क्रम पर है। इनमें आप देखिए, कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में 18वें, हवाई यातायात की प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में 26वें, और जमीनी तथा बंदरगाह बुनियादी ढांचे के मामले में 25वें स्थान पर है। और आप देखिए, इस पर्यटन सूचकांक के विश्लेषण से पता चलता है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इंटरनेट सुविधा और पर्यटन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडों पर भी भारत ने प्रगति की है। देश में घरेलू पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और खासकर आप देखिए, धार्मिक पर्यटन ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन नए पर्यटन सूचकांक के आधार पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं जिन्हें ध्यान में रखकर जहां भारत अपने घरेलू वृद्धि कर सकता है, वहीं घरेलू पर्यटन स्थलों पर विश्व पर्यटन की तरह सुविधाएं और सुंदरता निर्मित करके विदेशों में पर्यटन का मोह पाले हुए घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। और गौरतलब है कि इस दुनिया के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की पहचान उनकी सुंदरता और पेशेवर तरीके से तैयार किए गए संग्रहालयों से भी है। और इसके अलावा वहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता साधारण से साधारण पर्यटक के लिए भी उच्च गुणवत्ता की स्थानीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के साथ साथ वहां किफायती कीमत पर ठहरने और स्वच्छ तथा सुरक्षित आवास की जरूरत है। और उल्लेखनीय है कि दुनिया में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक प्रमुखता और देखिए फ्रांस, स्पेन और अमेरिका, चीन और इटली जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, दुबई जैसे देश भी अपनी कुछ विशिष्टताओं से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भारत से बहुत आगे हैं। स्थिति यह है कि अभी भी दुनिया के कुल विदेशी पर्यटकों का 2% से भी कम हिस्सा भारत के खाते में आ रहा है। हालांकि पर्यटन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में करीब 6% का योगदान देता है और इसमें सिर्फ 8 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से रोजगार भी मिला हुआ है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावना है, लेकिन इस डगर पर बहुत पीछे है। भारत के कई ऐसे अनोखे पर्यटक स्थल हैं जो देश में पर्यटन के विभिन्न आयामों को चमकीली पहचान दे रहे हैं। भारत की संस्कृति, संगीत, हस्तकला, खान पान से लेकर नैसर्गिक सुंदरता हमेशा से देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन उसमें जो समस्याएं बनी हुई उस पर अगर सरकार ध्यान दे ले ना तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब हम लोग मालदीव जाते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग घूमने, अरे भैया अंडमान निकोबार है ना, लक्षद्वीप है ना, उसे तैयार करिए। भारत के पास हिमालय का सबसे अधिक हिस्सा, विशाल समुद्री तट, रेत का रेगिस्तान, कच्छ में सफेद नमक का रेगिस्तान, लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान, देश के कोने कोने में यूनेस्को द्वारा चिन्हित धरोहर स्थलों समेत अभ्यारण्य और आप देखिए राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक विविधताएं और देश के विभिन्न भागों में तटीय पर्यटन और समुद्र तट पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ यूनेस्को की बात हुई है, इसके बारे में जान लीजिए।
तो यूनेस्को की द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि इस समय दुनिया के पर्यटक प्रधान देशों और भारत के पड़ोसी पर्यटन स्थल वाले प्रसिद्ध देशों में भारतीय पर्यटकों को लुभाने की होड़ लगी हुई है और इन देशों ने इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारतीय मध्यवर्ग की तेजी से बढ़ती क्रय शक्ति के कारण उन्हें विदेश यात्रा की ललक और अभिरुचि बढ़ी है। यही कारण है कि जहां एक ओर आप देखिए विदेशी पर्यटकों के कदम भारत की ओर धीमी गति से बढ़ रहे हैं, वहीं भारतीय पर्यटकों के कदम विदेशों में पर्यटन के लिए छलांग लगाकर बढ़ रहे हैं। और 4 दिसंबर 2023 को सरकार ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2022 में भारत यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 85.9 लाख थी, जबकि उस वर्ष करीब 2 करोड़ भारतीय पर्यटकों ने देश से बाहर भ्रमण किया है। 23 मई 2024 को प्रकाशित रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने वर्ष 2022-23-24 में विदेश घूमने पर 17 अरब डॉलर यानी करीब 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं वर्ष 2022-23 में विदेश घूमने पर 13.6 अरब डॉलर खर्च किए हैं। और विभिन्न अध्ययन रपटों के मुताबिक भारतीय पर्यटकों की विदेश यात्राओं के दौरान किए जाने वाले खर्च का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, मगर विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च के ग्राफ की वैसी ऊंचाई नहीं है। निश्चित रूप से भारतीयों का विदेश यात्रा की तरफ तेजी से बढ़ना रुझान घरेलू पर्यटन के मद्देनजर नुकसान की तरह है। इसमें दो मत नहीं है कि भारत में भी विदेशी पर्यटकों से आमदनी बढ़ रही है, लेकिन भारतीयों द्वारा विदेश भ्रमण पर किए जा रहे भारी भरकम व्यय की तुलना में भारत अपनी आने वाले विदेशी पर्यटकों से भारत की आमदनी बहुत कम है। विदेशी पर्यटकों से होने वाले आर्थिक लाभ का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि एक विदेशी पर्यटक से औसतन 2 लाख रुपए की कमाई होती है। पर्यटकों का खर्च स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पुनः निवेश का काम करता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से रोजगार और पर्यटन से जुड़े विभिन्न उद्योग कारोबार भी बढ़ते हैं। पिछले 1 दशक में आप देखें, देश में घरेलू पर्यटकों, धार्मिक पर्यटकों, विदेशी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन के व्यापक बुनियादी ढांचे और अन्य पर्यटन सुविधाओं को नई वैश्विक पर्यटन सोच के साथ आकार दिया गया है और पर्यटन बाजार में लगातार वृद्धि की गई है। यह उल्लेखनीय है कि भारत को वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान कार्य समूह के रणनीतिक रूप से देश के कोने कोने में 200 से अधिक विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेने भारत आए विदेशी प्रतिनिधियों और विदेशी मेहमानों को भारत के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराकर भारत के बेजोड़ पर्यटन केंद्रों का वैश्विक प्रचार प्रसार का अभूतपूर्व मौका मिला। इसके साथ भारत की दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण अब भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की नई संभावनाएं उभर रही हैं। और ऐसे में आप देखिए, जब ऐसे में जरूरी है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र को अधिक जीवंत बनाया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों और स्थानीय निकायों को पर्यटन विकास के लिए समन्वित रूप से साथ मिलकर काम करना होगा। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए उनकी पसंदीदा पर्यटन गतिविधियां बढ़ानी होगी। उम्मीद है कि नवगठित सरकार पर्यटन प्रधान देशों की तरह पर्यटन क्षेत्र को और जीवंत बनाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। 2030 तक भारत विदेशी पर्यटकों से 56 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हुए 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए की पर्यटन अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में रेखांकित होता दिखाई देगा। यहां आप देखिए G20 के बारे में बता देता हूं। ग्रुप 20 की बात हो रही है। अब देखिए, इसमें 21 मेंबर हो गए, पहले 20 थे। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ इसके मेंबर हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।